हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे, खैरियत से होंगे। मैं फिर से आई हूँ शीत युद्ध का भाग 2 लेकर। मैंने आपको पिछले वीडियो में शीत युद्ध के कुछ शॉर्ट्स बताए थे, जो अब मैं आगे बताना चाहूँगी। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी शीत युद्ध के बारे में। अब मैं आगे बताना चाहूँगी। जैसे ये हमारा पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम खर्च ना करते हुए। चलिए, पूंजीवादी गुट ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मन, इटली, स्पेन, नॉर्वे, डेनमार्क इत्यादि देश थे तथा साम्यवादी गुट में सोवियत संघ, पोलैंड, क्यूबा, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया तथा बुल्गारिया आदि देश थे। मैंने आपको बताया था कि जो पूंजीवादी थी वो किससे रिलेटेड थी, अमेरिका से, और जो साम्यवादी थी वो किससे थी, सोवियत संघ से। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि कौन कौन से जो देश थे वो पूंजीवादी में आते थे। देखिए, रही बात, अगर आपके मन में एक विचार क्वेश्चन आ रहा होगा कि साम्यवादी क्या उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे थे, पूंजीवादी अमेरिका था, लेकिन साम्यवादी अच्छा था, लेकिन उसमें वहाँ पर समाज सेवा ज़्यादा होता था। वो समाज के ऊपर था, समाज की ज़्यादा देख रेख करता था। मैंने कहा ना, जैसे पिन से लेके कार तक वहाँ पर हर चीज़ें बनती थी, तो अब उनको हर सुविधा दी जाती थी, जो वहाँ के लोग थे उन सबको दी जाती थी। चलिए आगे देखते हैं कि वह देश जो इन दोनों गुटों में शामिल नहीं थे हुए, वो गुट निरपेक्ष देश कहलाते थे। भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना तथा इंडोनेशिया इत्यादि देश शामिल थे। देखिए, सभी दोस्तों को मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, जो हमारा देश था शीत युद्ध के वक्त पे 3 गुटों में था। कहा जाए तो 3 गुटों में था। पहला था गुट जो पूंजीवाद था, दूसरा था वो साम्यवाद था, तीसरा जो था वो जो उन दोनों में किसी में भी दोनों गुटों में शामिल नहीं हुआ था। वो जो गुट था वो गुट निरपेक्ष था, यानी इसमें भारत आता था। जैसे कि मान लीजिए, वो चाहते थे, उन दोनों जो देश थे वो ये चाहते थे कि हम दोनों वो ये सोचते थे कि अगर हम देशों को बढ़ाएं और अब ज़्यादा देश अगर हमारे कब्जे में होंगे तो हम ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो दोनों देश ये सोचते थे कि ये दो देश हमारे में आ जाए, हमारे में शामिल हो जाए। लेकिन जो हमारा देश भारत है, घाना है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, ये सब यूगोस्लाविया है, ये सब जो देश है वो इन किसी में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये मेन है कि जो गुट निरपेक्ष है ना, इस पे पूरी टॉपिक हमारी बुक्स में लिखी है। जैसे कि आपको भी ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि कौन कौन से देश है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि भारत, अगर अब पूछा जाता है कि गुट निरपेक्ष में कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको ये 5 नाम लिखने ज़रूरी है, और ये 5 नाम याद भी होने चाहिए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है ये। उसके बाद पूंजीवादी गुट अमेरिका और साम्यवादी गुट सोवियत संघ में महाशक्ति बनाने के लिए होड़ लगी हुई थी। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध से बचने के लिए उत्तरदायित्व और संयम से दोनों ने काम लिया और आपस में विचारों का संघर्ष कायम रखा, जिससे शीत युद्ध का नाम दिया गया। देखिए, होता ये है कि जो दोनों देश थे, वैसे भी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में इतना ज़्यादा जो हुआ था, नुकसान हुआ था लोगों को, कि वो अब आगे युद्ध नहीं करना चाहते थे। और वाकई ये जो अमेरिका थी और संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ था, ये दोनों वाकई में युद्ध नहीं चाहते थे, और इसीलिए वो विचारधारा के युद्ध यानी शीत युद्ध में थे।
वो एक दूसरे से गुटों में हौड़ कर लगे रहते थे, लेकिन वो युद्ध नहीं चाहते थे। ऐसी और भी जो देश थे जैसे हमारा भारत है, वो भी ये चाहते थे कि ऐसा ना हो कि मतलब दो गुटों में बढ़ जाए, फिर भारत फिर लड़ाई हो। तो इसलिए वो भी युद्ध नहीं, जो तीसरा युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो गुट निरपेक्ष में शामिल हो गए। आगे देखते हैं। क्यूबा अमेरिका से लगता हुआ एक छोटा सा द्वीप है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो कहा जाता है कि जो अमेरिका था वो उसके साथ ही जो एक छोटा सा जो द्वीप था वो क्यूबा था। यानी वो लगा हुआ तो अमेरिका था, लेकिन उसका जो झुकाव था, यानी वो जिसकी पहल करता था, वो कोई और नहीं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में उसका कोई भी कनेक्शन नहीं था। वो यही चाहते थे कि वो भी क्यूबा भी जो है वो सोवियत संघ के साथ ना होकर अमेरिका के साथ रहे, लेकिन वो उसका झुकाव हमेशा सोवियत संघ के साथ था। इतना समझ में आए? आगे चलते हैं। 1962 में खुर्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी और उसे एक सैनिक अड्डे के रूप में परिवर्तन कर दिया। क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। देखें, हुआ ये था कि जो खुर्चेव था, पहली बात तो एक क्वेश्चन मेरे मन में ये आती है कि आपको अभी कमेंट मुझे ये जवाब देना है कि अमेरिका, सोवियत संघ और क्यूबा के जो राष्ट्रपति कौन कौन से थे, ठीक है? और ये खुर्चेव किस देश का राष्ट्रपति था? अगर आपको जवाब ना मिले तो मैं दे दूंगी, लेकिन वैसे ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब इसने बताया कि जो खुर्चेव था उसने क्या किया, क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, इस डर के मारे कि जो क्यूबा का झुकाव है वो सोवियत संघ के साथ है, कभी ऐसा ना हो कि वो सोवियत संघ के साथ मिल जाए। इसलिए उन्होंने उसको क्या कर दिया, उन्होंने एक सैनिक अड्डा वहाँ पर बना दिया, ठीक है, जिसे हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की घेराबंदी, कोरिया संकट तथा कांगो संकट शीत युद्ध के दौर की प्रमुख घटनाएं हैं। यानी जो क्यूबा संकट था वो बर्लिन की घेराबंदी, कोरिया संकट तथा कांगो संकट शीत युद्ध के दौर की प्रमुख घटनाएं हैं। जो शीत युद्ध में ये सब चीज़ें क्या क्या हुई, पहला ये भी याद रखने की बात है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि जो शीत युद्ध में क्या क्या घटना हुई कि पहला क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, बर्लिन की घेराबंदी हुई थी, और उसके बाद कोरिया संकट हुआ था, कांगो संकट हुआ था। ये सब क्या था, शीत युद्ध में हुआ था। किस दौर में हुआ था, शीत युद्ध, याद रखिएगा। अब देखिए, नाटो, सीटो, सेंटो, पूंजीवादी गुट तथा वार्सा संधि साम्यवादी गुट द्वारा की गई शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य संधियाँ थी। यानी देखिए, नाटो, सीटो, सेटो ये पूंजीवादी यानी अमेरिका की थी, और जो वार्सा संधि थी वो किसकी थी, वो सोवियत संघ की थी। ये याद रखिएगा। उसके बाद शीत युद्ध के दौरान तनाव कम करने तथा आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए अस्त्र नियंत्रण संधि अनेक संधियाँ की गई। यानी हुआ ये नहीं कि वो, ये मान लीजिए कि जो अमेरिका थी और सोवियत संघ थी वो तीसरे युद्ध से बचने के लिए ये संधियाँ करते थे, जैसे अस्त्र संधि, निशस्त्र संधि, जैसे इसमें हम बिना हथियार के लड़ाई, इसमें हम उन्होंने संधियाँ की थी कि हम एक दूसरे से कभी हथियार नहीं उठाएंगे, ये सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि वो बचना चाहते थे शीत युद्ध से। तीसरे जो शीत युद्ध है, ये तीसरे युद्ध में ना बदल जाए, वो उससे डरते थे, क्योंकि उन्होंने पहले वो जो दूसरा विश्व युद्ध था उसमें जितनी घटना हुई, जनहानि हुई, धनहानि हुई, वो नहीं सहना चाहते थे, बस इसलिए ये संधियाँ किया करते थे। आगे देखिए, शीत युद्ध के दौरान तनाव कम करने तथा आपसी विश्वास बढ़ाने के अस्त्र नियंत्रण संधियाँ, सॉरी ये दोबारा मैंने पढ़ लिया, कोई नहीं, आगे चलते हैं। शीत युद्ध के दौरान तृतीय विश्व के एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के स्वतंत्र देशों ने पूंजीवादी और साम्यवादी गुट में शामिल होने के बजाय गुट निरपेक्ष नीति को अपनाना उचित माना। यानी देखिए,
ये अमेरिका, एशिया था, फिर अफ्रीका था। इन्होंने क्या किया, ये ना तो अमेरिका से मिलना चाहते, ना तो पूंजीवादी से मिलना चाहते थे, ना ही साम्यवादी से मिलना चाहते। इन दोनों ने इन्होंने क्या अपने आप को गुटनिरपेक्ष में रखना सही समझा। अब ऐसे, अच्छा, मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं किया कि गुट निरपेक्ष होता क्या है। गुट निरपेक्ष का मतलब वो होता है जो दोनों ही देश में से किसी भी देश में शामिल ना हो, ना वो साम्यवादी में होंगे, ना ही वो पूंजीवादी में होंगे। वो अपना एक अलग गुट में होंगे, वो अपने स्वतंत्र होंगे, उसे कहते हैं गुट निरपेक्ष। क्योंकि भारत भी अपना एक बार निरपेक्ष उसी टाइम स्वतंत्र हुआ था, आपको भी पता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो अब दोबारा से किसी भी देश में अपने आप को कब्जे में नहीं रखना चाहता था, नहीं किसी देश में के चक्कर में पड़ना चाहता था। आगे देखिए, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 सदस्य देशों ने भाग लिया। पहला गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन था वो कब हुआ था, 1961 में हुआ था। और वो उसमें कितने सदस्य थे, 25 देश जो थे वो सदस्य ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए, गुटनिरपेक्ष, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसे याद रखिएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक, ये भी होता है कि ये भी क्वेश्चन आता है कि गुटनिरपेक्ष जो था उसमें संस्थापक कौन कौन से थे। तो ये भी याद रखना, जो देश में शामिल होते हैं उनके जो नेता थे उनका ही नाम आता है, उनका ही नाम याद रखना जरूरी है। जैसे कि भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के समाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, घाना के वाबे एनक्रोमा, इंडोनेशिया के सुक्रोनो थे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और कई बार पूछा जाता है। गुटनिरपेक्ष का अर्थ तटस्थता तथा प्रत्यक्षतावाद का पलायन नहीं है। यानी देखिए, तटस्थता वो होता है जैसे कि अपने आप को किसी भी देश से एकदम पूरी तरह से अलग कर लेना। ये दोनों, तटस्थता और प्रत्यक्षतावाद, ये दोनों आपको बुक में मिल जाएंगी। वैसे मैं भी आपको इसको क्लियर कर दूंगी। यानी किसी तटस्थता का नीति जो अपनाते हैं उसमें ये होता है कि जो देश किसी भी देश से कोई मतलब नहीं रखते, कोई भी मतलब नहीं रखते, अगर कोई मरे कटे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने तटस्थता नीति अपना रखी है। जैसे एग्जांपल दे के बताऊँ, जैसे कि हमारे सामने सामने कोई है और उसके साथ कुछ भी हो रहा है तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, वो हमने तटस्थता की नीति अपना रखी है। इसी ने पूछा है कि ये जो गुटनिरपेक्ष होता है उसने वो इन दोनों का पलायन नहीं करना चाहता था, बस ये है। नेक्स्ट देखिए, 1972 में गुटनिरपेक्ष देशों के संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास के संबंधी सम्मेलन ये कुछ पूरी तरह से क्लियर नहीं है, गलत लिख गया ये। कद्य में विकास हेतु एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा गरीब और अल्प विकसित देशों का शोषण ना हो सके, वह अपने संसाधनों का सव्य अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि जो गुटनिरपेक्ष था वो भी अपना देश विकास करना चाहते थे, और ये किसी जो जैसे कि छोटे छोटे देश हैं उनका शोषण नहीं करना चाहते थे। जो गुटनिरपेक्ष देश थे वो इनको ये पता था कि अगर हम किसी भी देश में शामिल हो जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, शोषण किया जाएगा, जैसे हमारे ऊपर ब्रिटेन ने किया कब्जे करके। इसी तरह इसलिए भारत किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहता था कि उस पर फिर दोबारा शोषण ना हो। और ऐसे जो छोटे छोटे जो देश थे वो भी उसमें शामिल होकर अपने ऊपर शोषण नहीं करवाना चाहते थे, और शोषण ना हो इसलिए गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई गई, और जिससे कि वो अपना संसाधन हो या कुछ भी हो अपने इच्छा अनुसार प्रयोग कर सके। आगे देखें, दो ध्रुवीयता को चुनौती 1961 में यूगोस्लाविया के बैगलेन में
25 सदस्य राष्ट्र ने के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल गफार नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना, ये सॉरी छाना लिखा है, ये घाना है, घाना के वामे एनक्रूम के नेतृत्व में एक संगठन स्थापना की गई। इन देशों का 15वां सम्मेलन 209 में मिस्र में हुआ। उस समय इनकी संख्या 118 तथा पर्यवेक्षकों की संख्या 15 थी। यानी जब 15वां सम्मेलन हुआ तो वो पहले जो हुआ था वो 25 था, फिर वो बढ़कर कितना हो गया 2009 में 118 हो गया। आगे देखिए, गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता तथा प्लान अथवा ये पृथकता के प्लान करना नहीं था। ये मैंने बता दिया था कि इन दोनों का प्लान करना नहीं था, मैंने आपको पहले ऊपर समझा दिया है। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि ऐसा ना हो कि मैं जो आपको कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मतलब कि कोई वीडियो बनाऊं और आपके हाथ से छूट जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, खुश रहिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अब क्लियर डाउट, आपकी जो डाउट है वो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर बताऊंगी। जैसे कि अभी आपका बहुत सी चीज़ें है, 5 नंबर के क्वेश्चन रह गए, जैसे कि आपका शीत युद्ध था, शीत युद्ध क्या है, और उसके साथ क्यूबा मिसाइल संकट, उसके साथ सोवियत संघ का विघटन, इन सबको मैं आपको डिटेल में अब बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।